हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 14 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हेमंत सोरेन ने केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए के कोयला बकाया को वसूलने के लिए कानूनी कदम उठाने की दी चेतावनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए केंद्र के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मीडिया से साझा की और बताया कि यह रकम झारखंड के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने कहा, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। इससे पहले 2 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया जल्द चुकाया जाए। उन्होंने इस रकम को राज्य के विकास के लिए बेहद अहम बताया और कहा कि इसे शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। धरती आबा के वंशज मंगल मुंडा का निधन। पीएम, सीएम सहित कई नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल सिंह मुंडा का देर रात करीब 12:30 बजे निधन हो गया। मंगल मुंडा ने रिम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन से आदिवासी समुदाय के लोगों में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार खूंटी के उलिहातू गांव में होगा। बता दें कि 25 नवंबर को मंगल मुंडा खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र स्थित पीड़िहातू मोड़ के पास सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। एक यात्री वाहन की छत से गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। खूंटी के सदर अस्पताल में उनका शुरुआती इलाज किया गया था। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उनको मंगलवार को रिम्स लाया गया था। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था, जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को रिम्स पहुंचे और दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। हेमंत सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना भी दिया। साथ ही उन्होंने मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि रिम्स में इलाजरत भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। इससे पहले बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने रिम्स गए थे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।
ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का असामयिक निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। बाबूलाल ने अपने पोस्ट पर अबुआ सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने लिखा कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिस तरह से उन्हें इलाज के लिए तड़पना पड़ा, वह हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है। इतनी नाजुक स्थिति में भी उन्हें समय पर ट्रॉमा सेंटर में बेड नहीं मिला। इलाज शुरू करने में 10 घंटे की देरी हुई। परिजनों को 15,000 की दवाएं भी खुद खरीदनी पड़ी। अबुआ सरकार में एक गरीब आदिवासी की जिंदगी की कीमत आज बस इतनी ही रह गई है। यह केवल मंगल मुंडा की मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था के द्वारा उनकी हत्या है। बाबूलाल ने आगे लिखा कि जिस झारखंड को बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलना चाहिए था, वहां उनके वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। क्या आज हमारी सरकार और व्यवस्था में गरीबों की कोई जगह नहीं बची है? यह सवाल सिर्फ मंगल मुंडा के परिवार का नहीं, बल्कि झारखंड के हर गरीब आदिवासी का है। खलारी में अपराधियों ने ट्रब्बो ट्रक में लगाई आग, लोडिंग कार्य देख रहे लोगों से की मारपीट। खलारी थाना क्षेत्र के जी टाइप के समीप स्थित स्लरी लोडिंग स्थल पर गुरुवार रात को अपराधियों ने एक टर्बो गाड़ी में आग लगा दी और लोडिंग कार्य देख रहे लोगों के साथ मारपीट की। यह घटना करीब रात 1:45 बजे हुई, जब 6 से 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। अपराधियों ने ट्रक में आग लगाने के बाद मौके पर मौजूद मजदूरों और लोडिंग कार्य कर रहे लोगों से मारपीट की। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोग डर के कारण घटनास्थल से भाग गए। सूचना मिलने के बाद खलारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है। खूंटी में बड़ा सड़क हादसा, यात्री बस ने ट्रक को मारी टक्कर, दर्जनों घायल। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक यात्री बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। हादसा तोरपा थाना क्षेत्र के केतारी मोड़ के पास हुआ, जहां बस ट्रक को ओवरटेक करते हुए टकरा गई। दुर्घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तोरपा और खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल अधिकांश यात्री सिमडेगा जिले के निवासी हैं, जिनमें 55 वर्षीय विनीता कुमारी, 29 वर्षीय वनिका केरकेटा, 42 वर्षीय सुषमा टेटे और 60 वर्षीय कैथरीना बोदरा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सिमडेगा से रांची जा रही चंद्रलोक बस के कुछ यात्री तोरपा में उतरे और कुछ ने चढ़कर यात्रा की थी। जब बस केतारी मोड़ के पास पहुंची तो ट्रक को ओवरटेक करते हुए बस ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बस में सवार यात्री इधर उधर गिर गए और कई को चोटें आईं। घटना के बाद तोरपा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से तोरपा रेफरल अस्पताल भेजा। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को खूंटी सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तोरपा के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे ने तत्परता से एम्बुलेंस भेजकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही पर तंज कसते हुए कहा, मेरे घर पर बुलडोजर चलाने निकले थे, जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर तीखा हमला किया है। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए भानु प्रताप शाही को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, भानु प्रताप शाही, आप चले थे मेरे घर पर बुलडोजर चलाने, लेकिन जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। मगर मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं आपके घर पर बुलडोजर नहीं, बल्कि यूपी में अन्याय और कट्टरता पर बुलडोजर चलाने निकल चुका हूं। इसके अलावा इरफान अंसारी ने भानु शाही की भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बयानों और विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भानु, मैंने आपको कई बार समझाया था कि आप सेक्युलर रहो, लेकिन भाजपा में जाने के बाद आपका पूरा रंग रूप बदल गया।
अनाप शनाप बयानबाजी और कट्टर विचारधारा से आपने झारखंड की जनता को आहत किया। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि अब भानु प्रताप शाही के पास समय है और उन्हें गहन विचार करना चाहिए और कट्टर विचारधारा को अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। बंगाल सरकार ने झारखंड को आलू भेजने पर लगाई रोक। बंगाल सरकार ने प्रदेश में आलू की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए राज्य से बाहर आलू भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह निर्णय झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में आलू की आपूर्ति प्रभावित कर रहा है, जिससे व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार को बंगाल पुलिस ने झारखंड सीमा पर स्थित डीबूडीह चेकपोस्ट के पास वाहनों की चेकिंग की, जहां यह पाया गया कि कई वाहन आलू लेकर दूसरे राज्यों की ओर जा रहे थे। पुलिस ने इन वाहनों को रोका और जांच के बाद उन पर कार्रवाई की। दिए गए आदेश के बाद से झारखंड और बिहार के कई जिलों में आलू भेजने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर सुबह से ही पुलिस ने आसनसोल के डीबूडीह चेकपोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस दौरान वाहनों को बिना जांच आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर बर्नपुर और आसनसोल सहित विभिन्न जिलों के दर्जनों व्यवसायियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दिसंबर में बैंकों की 17 दिन की छुट्टियां, जाने कब रहेंगे बंद बैंक। यदि आप दिसंबर 2024 में बैंकिंग कामकाज को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि इस महीने बैंकों में कुल 17 दिन छुट्टियां रहेंगी। साल के आखिरी महीने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों के साथ साथ साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार और विशेष अवसरों पर क्षेत्रीय अवकाश रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास कोई जरूरी बैंकिंग कार्य है, तो सही योजना बनाना बहुत जरूरी होगा, ताकि आखिरी समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्यों रहेंगी इतनी छुट्टियां? दिसंबर में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा विभिन्न राज्यों में विशेष त्योहारों और अवसरों के कारण अवकाश रहेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इन छुट्टियों का प्रभाव सभी राज्यों में नहीं होगा। कुछ अवकाश केवल विशेष राज्यों तक सीमित होंगे। दिसंबर 2024 में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट। 1 दिसंबर रविवार, साप्ताहिक अवकाश, पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 3 दिसंबर मंगलवार, गोवा में संत फ्रांसिस जेवियर पर्व के कारण बैंक बंद। 8 दिसंबर रविवार, साप्ताहिक अवकाश। 12 दिसंबर मंगलवार, मेघालय में पाटोगान नेंगमिंजा संगमा के कारण बैंक बंद। 14 दिसंबर शनिवार, दूसरा शनिवार, साप्ताहिक अवकाश। 15 दिसंबर रविवार, साप्ताहिक अवकाश। 18 दिसंबर बुधवार, मेघालय में ऊ सोसोथम पुण्यतिथि के कारण बैंक बंद। 19 दिसंबर गुरुवार, गोवा में गोवा मुक्ति दिवस के कारण बैंक बंद। 22 दिसंबर रविवार, साप्ताहिक अवकाश। 24 दिसंबर मंगलवार, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में स्थानीय अवकाश। 25 दिसंबर बुधवार, क्रिसमस, पूरे देश में बैंक बंद। 26 दिसंबर गुरुवार, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में क्रिसमस से संबंधित अवकाश। 27 दिसंबर शुक्रवार, नागालैंड में क्रिसमस समारोह के कारण बैंक बंद। 28 दिसंबर शनिवार, चौथा शनिवार, साप्ताहिक अवकाश। 29 दिसंबर रविवार, साप्ताहिक अवकाश। 30 दिसंबर सोमवार, मेघालय में उकियांग नंगबाह पर्व के कारण बैंक बंद। 31 दिसंबर मंगलवार, मिजोरम, सिक्किम में नए साल की पूर्व संध्या लॉसोंग के कारण बैंक बंद। शक्तिनाथ महतो ने देखा था अबुआ सरकार का सपना, आज हुआ साकार। मथुरा महातो। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महातो ने मोरहाबादी स्थित अपने आवास पर शहीद शक्तिनाथ महातो की पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने सर्वप्रथम शहीद शक्तिनाथ महातो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि समारोह में आए लोगों के बीच उन्होंने कहा कि जो अबुआ सरकार का सपना हेमंत सोरेन की अगुवाई में साकार होने जा रहा है, उसमें शहीद शक्तिनाथ महातो का अतुलनीय योगदान है। कहा कि शक्तिनाथ महातो ने झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वे अपने जीवन पर्यंत झारखंड और झारखंडियों के लिए संघर्ष करते रहे। सशक्त आंदोलनकारी के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। शोषण, अत्याचार और अन्याय के आगे वे कभी झुके नहीं थे। निरंतर संघर्ष करते हुए वे अपनी आवाज उठाते रहे।
यही कारण था कि उनके नहीं झुकने पर तथा उनकी आवाज को दबाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम सबों को इस अवसर पर उनके पदचिह्नों पर चलने की और अबुआ राज को सशक्त करने की जरूरत है। इस अवसर पर R.K. मेहता, राम प्रवेश सिंह, रामजेम मेहता, हलीम, राधेश्याम मोदक, साजिद कौशर, महावीर, मोहम्मद आजाद मुखिया, मुख्तार अंसारी, रविंद्र यादव, चांद परवेज, कुलदीप, ईदू, नईम, मदन महतो, मोहम्मद मंसूर, अमन कुमार, कालीचरण महतो व सनाउल्लाह सहित कई लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। जातीय जनगणना व महिला सुरक्षा पर होगा फोकस। राजद प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हेमंत सोरेन को पार्टी की ओर से बधाई दी एवं गोड्डा से नवनिर्वाचित विधायक संजय प्रसाद यादव को पार्टी कार्यालय में बुके देकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया है। वर्षों से शांत बैठे राजद कार्यकर्ताओं में पूरे झारखंड में गजब का उत्साह पैदा हुआ है। कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड राज्य में सामाजिक न्याय की बात करने एवं सेक्युलर विचारधारा को मजबूती से आवाज उठाने वाले नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। कहा कि पार्टी का मूल फोकस जातीय जनगणना, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण सीमा बढ़ाने, किसानों, मजदूरों व युवाओं के भविष्य की चिंता तथा महिला सुरक्षा रहा है। आने वाले समय में राजद ऐसे विषय को तेजी आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं का एजेंडा में रहेगा। यादव ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए राजद की ओर से शहर को बैनर पोस्टर से सजाया गया था। इस सफल आयोजन के लिए समिति सभी समूह सदस्यों को एवं गोड्डा विधायक सह प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव को बधाई दिया। साहिबगंज जेएसएलपीएस की उमंग परियोजना का 2 दिनी ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। बड़हरवा प्रखंड के महेंद्र अतिथिशाला में जेएसएलपीएस की उमंग परियोजना का 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हुआ। इसमें बड़हरवा, पतना व बरहेट प्रखंड में जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित सभी 16 संकुल संगठनों के पदाधिकारी व सामुदायिक समन्वयक शामिल हुए। उमंग के जिला समन्वयक राहुल यादव ने उमंग परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। इसमें एसएचजी सदस्यों को किशोरियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने, उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, इसके लिए मॉडल स्थापित करने आदि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जेएसएलपीएस के साहिबगंज जिला प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कमल किशोर व मोहम्मद इकबाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इन्विक्टस के स्पीक आउट 2024 में सरला बिरला पब्लिक स्कूल का शानदार प्रदर्शन। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची के छात्रों ने इन्विक्टस के 5वें संस्करण स्पीक आउट 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। यह सम्मेलन दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के स्कूलों के लिए एक ऑनलाइन स्पीक फॉर इनर चेंज प्लेटफॉर्म था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी जिसमें 46 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। कक्षा 11वीं की अनन्या रॉय को प्लूरिलॉग्स इंग्लिश डिबेट्स के ब्रिज राउंड में बेस्ट एंट्री के लिए सम्मानित किया गया। कक्षा 11वीं की रोहिणी राज को एक्रोपोलिस इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग और परफॉर्मेंस प्रतियोगिता में बेस्ट स्टूडेंट राइटर का पुरस्कार मिला। कक्षा 9वीं की कृतिका सरकार और कक्षा 11वीं की रोहिणी राज को नोट्स फ्रॉम एक्रोपोलिस में समग्र रूप से द्वितीय रनर अप का स्थान प्राप्त हुआ। प्राचार्य परमजीत कौर ने छात्रों की कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की और सभी छात्रों को इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें नए अनुभव और सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। रांची झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक 3 दिसंबर को डोरंडा स्थित कार्यालय में होगी। बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के वर्तमान स्थिति एवं भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में करीब सभी जिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, रोजी
रोजगार व नियोजन की गारंटी तथा जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से सम्मान पेंशन राशि 50-50 रुपये हमारी लंबित मांगों को अबुआ सरकार पूर्ण करे। कहा कि झारखंड आंदोलनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष करती रही है। कहा कि अबुआ सरकार आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति गंभीर है और सकारात्मक सोच रखती है। इसीलिए एनडीए के किसी प्रलोभन में विधानसभा चुनाव में आंदोलनकारी नहीं आए और अब वे अबुआ सरकार में अपना स्थान विश्वास बनाए रखे हैं। अबुआ सरकार की जीत हुई है, इसीलिए अब हम आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान पेंशन व नियोजन दे। रांची ईसाई समुदाय के कमीशन सदस्यों की बैठक संपन्न। आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने गरीबों के उत्थान और जेल में बंद निर्दोष लोगों की न्याय को लेकर ईसाई समुदाय के विभिन्न कमीशन के सदस्यों ने शुक्रवार को बैठक किया। यह बैठक पुरुलिया रोड स्थित सामाजिक विकास केंद्र में हुआ। बैठक में लोगों के हितों पर काम करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा लोगों के जीवन को सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से आसान बनाने पर आह्वान किया गया। इसके साथ ही साथ दैनिक जीवन में उभरने वाली समस्या को समाधान करने के लिए एक दूसरे का साथ देने पर सहमति बनाई गई। वहीं कमीशन में प्रवासी कमीशन, पर्यावरण कमीशन, प्रिजन मिनिस्ट्री, धर्म विधि कमीशन, महिला कमीशन, फैमिली कमीशन व स्वास्थ्य कमीशन को शामिल किया गया। बैठक में फादर आनंद डेविड खलखो, फादर मनोज वेगातनम प्रोविंशियल, फादर सेबेस्टियन तिर्की, फादर थ्यूदोर टोप्पो, फादर प्रदीप कुमार तिर्की, फादर प्रफुल्ल तिग्गा, फादर प्रसन्न तिर्की, फादर विंसेंट मिंज, फादर वीरेंद्र खलखो, फादर असीम मिंज समेत अन्य मौजूद थे। रांची समाहरणालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी पहनेंगे आईडी कार्ड, डीसी ने दिया आदेश। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि किसी भी स्थिति में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम नागरिक समस्या लेकर आए तो संवेदनशीलता के साथ उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने कहा कि कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई समस्या लेकर आए तो उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनकी समस्या किस विभाग से संबद्ध है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा। डीसी ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए समाहरणालय में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नाम एवं पदनाम से युक्त आइडेंटिटी कार्ड को धारण करेंगे। कार्यालय आने वाले लोगों को अधिकारी के नाम एवं विभाग का पता चल सके, इसलिए कार्ड हमेशा ऑन डिस्प्ले रखें। डीसी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने टेबल पर नाम एवं पदनाम का प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय प्रधान, लिपिक एवं अकाउंटेंट तथा सभी कर्मी अपने कार्यालय टेबल पर नाम एवं पदनाम का नेम प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। डीसी मंजुना ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित हो। इसके लिए जिला का एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना सुनिश्चित करें। लोगों की समस्याएं 24 घंटे 7 दिन सुनने के लिए पालीवार प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश भी उपायुक्त के द्वारा दिया गया। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में किसी भी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए। सभी अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचे और छुट्टी पूर्व में ही स्वीकृत करा के अवकाश पर जाएं। बैठक में डीडीसी, एसडीओ सदर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला परिवहन पदाधिकारी, सब रजिस्ट्रार रांची सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
रांची मांडर में ग्रामीण की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मांडर थाना क्षेत्र के बिसाहा खटंगा निवासी 56 वर्षीय एरेनियुस टोप्पो की शुक्रवार को अज्ञात लोगों द्वारा रड से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। इस संबंध में उसकी पत्नी मैक्सिमा कुजूर ने मांडर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार वह सुबह लगभग 6 बजे बैल को बांधने के लिए अपने खेत की ओर ले गया थे। पौने 7 बजे उसने अपनी पत्नी मैक्सिमा के मोबाइल पर फोन किया कि बारी का चाबी तुम्हारे स्कूटी के सीट पर छोड़ दिया हूं, नेहा से भिजवा दो। तब वह अपनी नथनी नेहा सुरीन को चाबी देकर साइकिल से भेजी। वह वहां पहुंचने ही वाली थी कि इसी क्रम में नेहा को आते देख वहां खड़ा एक व्यक्ति भागने लगा। कुहासा होने के कारण वह उसे पहचान नहीं सकी। मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से गंभीर है। थाना प्रभारी द्वारा खोजी कुत्ता भी मंगाया गया। छानबीन जारी की जा रही है। गिरिडीह बेंगाबाद के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण का किया विरोध। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के नवाहार विद्यालय से भागाबांध तिलैया मिशन तक आरईओ की ओर से सड़क की मरम्मत की जा रही है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए विरोध कर दिया। साथ ही आरईओ के उच्च अधिकारियों से निर्माण की जांच की मांग की है। वहीं विद्यालय के बगल में बन रहे पीसीसी पथ के निर्माण भी घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए स्थानीय नीलकंठ सिंह, छत्रधारी राणा, राजेंद्र सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने विरोध किया है। कहा कि संवेदक नियमों को ताक पर रख काम करा रहा है, जैसे तैसे पथ की ढलाई करवा रहा है। घटिया मटेरियल का उपयोग करने से ढलाई में अभी से दरार पड़ने लगी है। बोकारो सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। बोकारो जिले के बालीडीह मोड़ पर गुरुवार की रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक अमन कुमार व पीछे बैठे अनुज कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक ब्याड़ा क्षेत्र निवासी शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज बीजीएच बोकारो के आईसीयू में चल रहा है। मृत युवक अमन कुमार जरीडीह थाना क्षेत्र के टांड बालीडीह निवासी लालू रजवार का बड़ा बेटा था, जबकि अनुज कुमार सिंहटोला के स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह का एकलौता पुत्र था। बताया जाता है कि गुरुवार शाम अमन के बड़े पापा के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन पार्टी में अमन के दोस्त अनुज कुमार व शुभम आए हुए थे। अमन अपने रिश्तेदार की बाइक लेकर दोनों दोस्तों को छोड़ने बालीडीह ब्याड़ा जा रहा था। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सिंहटोला निवासी अनुज कुमार की मौत बीजीएच में इलाज के दौरान हो गई। वह अपनी विधवा मां का इकलौता पुत्र था। वहीं अमन के पिता दैनिक मजदूरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही शादी की खुशियां गम में बदल गईं। घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पलामू बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि, निभाया बेटे का फर्ज। पलामू के श्री रामपथ पांकी रोड निवासी देवेंद्र प्रसाद उर्फ वकील के अंतिम संस्कार पर बड़ी बेटी प्रज्ञा कुमारी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अनोखी मिसाल पेश की। यह कदम समाज में बेटियों की भूमिका और उनके साहस का अद्भुत उदाहरण है। जिन बेटियों का कन्यादान करने का सपना अधूरा रह गया, उनमें से एक ने पिता की अंतिम विदाई का कर्तव्य निभाकर अपने साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। प्रज्ञा का यह कदम समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रज्ञा के इस साहसिक कदम की समाज के लोगों ने सराहना की। साहिबगंज खेत जोत रहे युवक की हत्या, महिला समेत 3 गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बड़हरवा थाना क्षेत्र के पिपरा गणेशपुर गांव में खेत जोत रहे युवक उत्पल मंडल 20 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बड़हरवा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि घटना में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हंसुआ व खून से लथपथ कमीज सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात गांव का उत्पल मंडल और उसका छोटा भाई विद्यासागर मंडल अपना खेत जोतने गए थे। तभी एक बैल उनके खेत में घुसकर फसल चरने लगा।
छोटा भाई विद्यासागर बैल को खदेड़ते हुए खेत से काफी दूर ले गया। जब वह वापस खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसका भाई उत्पल मंडल खून से लथपथ है और कराह रहा है। उसने तुरंत मोबाइल घर वालों को घटना की सूचना दी। परिजन आनन फानन में खेत पर पहुंचे और बेहोश पड़े उत्पल मंडल को ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर डीएसपी नितिन खंडेलवाल, बड़हरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिन्हा व इंस्पेक्टर सुधीर कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेज दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। हेमंत सरकार की मनिया सम्मान योजना का क्या होगा असर, बता रहे सामाजिक कार्यकर्ता धीरज। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नई सरकार ने अपने कार्यभार को संभालते हुए नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह जीत केवल इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की नहीं है, बल्कि इसमें उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी अहम भूमिका रही है जिन्होंने जमीनी स्तर पर जनता से संवाद स्थापित कर बदलाव की दिशा तय की। समाज में परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासरत ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता धीरज इस चुनाव परिणाम को जनसरोकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत मानते हैं। उनके अनुसार यह सफलता केवल सत्ता पाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सरकार के कार्यों में सामाजिक न्याय और जन कल्याण के रूप में परिलक्षित करने की जरूरत है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को कई विश्लेषकों ने भाजपा के नफरती एजेंडा के खिलाफ झारखंडी अस्मिता की जीत बताया है। बौद्धिक धरातल पर इस तरह सरलीकरण किया जा सकता है, लेकिन भौतिक आर्थिक धरातल पर इस जीत के अन्य पहलू भी नजर आएंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड ऐतिहासिक जीत को मेहनतकश जनता के आर्थिक जरूरतों के प्रति शासक वर्ग की नीतियों में हो रहे बदलाव के रूप में भी देखने की जरूरत है। इस जीत को सिर्फ झारखंड नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के चुनावी परिणाम के संदर्भ में भी देखना चाहिए। झारखंड की तरह महाराष्ट्र में भी सत्ताधारी दल ने ही पुनः ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाई है। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में भी सत्ताधारी भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाई थी। तीनों राज्यों में सत्ताधारी दल या गठबंधन ने ही दोबारा ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो इसकी मुख्य वजह है चुनाव के कुछ महीना पहले महिलाओं के लिए सीधा नकद हस्तांतरण योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में मांझी लड़की बहन योजना एवं झारखंड में मैया सम्मान योजना। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या झारखंड, महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजना शुरू करना शासक वर्ग की मजबूरी थी। झारखंड में गठबंधन सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के अलावा 4 साल तक कोई विशेष काम नहीं किया था, इसलिए जनता का सामना वे चुनाव में नहीं कर सकते थे। हेमंत सोरेन यह जानते थे कि सिर्फ झारखंडी अस्मिता या जेल जाने जैसे भावनात्मक मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट नहीं मिल सकता था। ऐसे में जन आकांक्षाओं के आगे हेमंत सरकार के सामने मैया सम्मान योजना एकमात्र विकल्प था। जवाब में भाजपा ने भी मजबूरन गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा कर जनता में एक आर्थिक आकांक्षा पैदा कर दी। हेमंत सोरेन सरकार किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती थी। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में मनिया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। मेहनतकश जनता ने अघोषित रूप से एक आर्थिक शर्त रख दी है, जिसके आगे शासक वर्ग के तमाम राजनैतिक दल मजबूर हैं। आने वाले दिनों में मैया सम्मान योजना के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मानव व्यापार पर अंकुश बिहार के बाद झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। झारखंड उन प्रमुख राज्यों में से है जहां सबसे ज्यादा मानव व्यापार होता है। झारखंड की लाखों लड़कियां महानगरों में मजबूरन घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं। 2003 के एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लगभग 44,000 लड़कियां मानव व्यापार का शिकार थीं। उम्मीद है कि मनिया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि झारखंड में मजबूरी में हो रहे लड़कियों के पलायन और मानव व्यापार को काफी हद तक कम या लगभग खत्म कर देगी। बाल विवाह पर अंकुश एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लगभग 1/3 लड़कियों का बाल विवाह होता है।
कुछ भूमिहीन परिवारों में तो लोग आर्थिक मजबूरी में लड़कियां बेच भी देते हैं। मैया सम्मान योजना बहुत हद तक बाल विवाह पर अंकुश लगाएगी, क्योंकि एक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार लड़कियों को बोझ नहीं, संपत्ति के रूप में देखेगा। शिक्षा पर असर। मैया सम्मान योजना से लाभान्वित एक बड़ा तबका जिसके अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की आकांक्षा है, इसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की तादाद बढ़ेगी। झारखंड में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी मात्र लगभग 28% है। कभी कभी मात्र 1-2 हजार रुपए की कमी के कारण परिवार की पूरी पीढ़ी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है। ऐसी लड़कियां जिनके अदन्य पढ़ने की ललक है, लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पाती, वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम होंगी। स्वयं सहायता समूहों पर असर। बहुत संभव है कि मैया सम्मान योजना आर्थिक लेन देन के लिए बने, स्वयं सहायता समूहों पर भी प्रभाव डाले, क्योंकि एक परिवार में 2500 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक की राशि आने पर कर्ज के लिए महिलाओं की समूहों पर निर्भरता कम हो सकती है। बाजार में बाहर लोगों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, जिसका असर सीधे तौर पर स्थानीय बाजार में देखने को मिलेगी। मजदूरी दर। मैया सम्मान योजना के बाद श्रमिक वर्ग मजदूरी बढ़ाने की मांग करेंगे। उद्योगपति, पूंजीपति और भूस्वामी वर्ग योजना को बंद करवाने का पूरा प्रयास करेगा। राजनैतिक परिणाम। भाजपा का अस्तित्व संकट में। अगर हेमंत सरकार अगले 5 साल तक 2500 रुपए देती रही और भाजपा इसका कोई सशक्त आर्थिक विकल्प नहीं खोज पाई, तो 2029 के चुनाव में भाजपा 10 से कम सीटों पर सिमट सकती है। क्षेत्रीय अस्मिता के संघर्ष का आर्थिक आधार। मैया सम्मान योजना को आधार बनाकर झारखंड सरकार केंद्र से अपने बकाया 1,36,000 करोड़ की मांग आक्रामक तरीके से कर रही है, जो बिल्कुल जायज है। मैया सम्मान जैसी योजना आने वाले दिनों में झारखंड के क्षेत्रीय अस्मिता के संघर्ष का सशक्त आर्थिक आधार बन सकती है।